हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी। और आज हम अपना पुराना टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। और आज हम पढ़ेंगे गामा डाइवर्सिटी। सो व्हाट इज़ गामा डाइवर्सिटी? गामा डाइवर्सिटी का मतलब होता है टोटल स्पीशीज रिचनेस, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया कितना है। लेकिन ये जो स्पीशीज रिचनेस है ये आपको किस में देखनी होती है? ओवर अ लार्ज एरिया और रीजन। एक बड़े से एरिया में कितनी स्पीशीज रिचनेस है उसको आप क्या बोलते हो? गामा डाइवर्सिटी। या आप बोल सकते हो कि मेजर ऑफ द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट इकोसिस्टम। एक कंपोनेंट इकोसिस्टम में, या आप ऐसा बोल सकते हो इकोसिस्टम के एक कंपोनेंट में ओवरऑल डेंसिटी कितनी है स्पीशीज की, और उसी कंपोनेंट इकोसिस्टम में बीटा डाइवर्सिटी कितनी है। इन दोनों का मेजरमेंट इज नोन एज गामा डाइवर्सिटी। मतलब आपके छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हैं, उन सभी छोटे छोटे इकोसिस्टम्स में ओवरऑल डेंसिटी ऑफ स्पीशीज कितनी है, और उन्हीं कंपोनेंट इकोसिस्टम्स के बिटवीन बीटा डाइवर्सिटी कितनी है, उसी के मेजरमेंट को आप क्या बोलते हो? गामा डाइवर्सिटी। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेडियंट और पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या पैटर्न्स हैं? दो तरह के पैटर्न्स हैं इसके। नंबर वन इज लैटिट्यूडनल और ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। नंबर सेकंड इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ओके, सबसे पहला आता है आपका लैटिट्यूडनल एंड ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लैटिट्यूड? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ओके, एंड व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबव सी लेवल। सी लेवल से ऊपर जितनी भी हाइट होगी दैट इज नोन एज ऑल्टीट्यूड। तो इन दोनों ग्रेडियंट्स या इन दोनों पैटर्न से आपकी बायोडाइवर्सिटी को क्या इफेक्ट होगा? बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप सी लेवल के ऊपर ऊपर चलते जाओगे, जैसे जैसे सी लेवल के ऊपर हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। एक्सेप्ट सिर्फ एक एरिया को छोड़ के, दैट इज एरिड और सेमी एरिड एरियाज एंड एक्वाटिक हैबिटेट। जो एक्वाटिक हैबिटेट है या जो एरिड एरियाज हैं या सेमी एरिड एरियाज हैं, उनमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज नहीं होती या इंक्रीज नहीं होती विद ऑल्टीट्यूड या पोल से इक्वेटर में जाके। तो इन एरियाज को छोड़ के बाकी पोल से इक्वेटर में अगर आप जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी। अगर आप ऑल्टीट्यूड में जितना इंक्रीज करते जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, जो बायोडाइवर्सिटी है वो मिनिमम होती है किस में? आर्टिक रीजन में, जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो या जहाँ पे नॉर्मली कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। आर्टिक रीजन में मिनिमम बायोडाइवर्सिटी है। मॉडरेट है ये किस में? टेम्परेट एरियाज़ में। जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं जहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन होता रहता है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मीडियम लेवल की है। और मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स में। जितने भी आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। अब ये जो जितनी भी चेंजेस आप देख रहे हैं ये किस वजह से आती है? मतलब बायोडाइवर्सिटी क्यों रिड्यूस होती है? बायोडाइवर्सिटी इसलिए रिड्यूस होती है क्योंकि अगर लो टेम्परेचर होगा और सीजन्स की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लाइक अगर टेम्परेचर लो है और जो सीज़न है वो बहुत बार चेंज हो रहा है, उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो लो टेम्परेचर और ग्रेट सीजनल वेरिएबिलिटी की वजह से ही बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस करती है। इसमें एग्जांपल है, जैसे कोलंबिया है। कोलंबिया इक्वेटर के पास में है, तो इक्वेटर के पास होने की वजह से वहाँ पे एटलीस्ट 1853 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के। वेयर एज ग्रीनलैंड इक्वेटर के पास नहीं है, इट इज़ एट 71 डिग्री नॉर्थ। 71 डिग्री नॉर्थ पे होने की वजह से इसके पास सिर्फ और सिर्फ राउंड ऑफ 249 और 250 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के। तो आप देख सकते हैं कितना गैप है इसमें। ठीक है, तो जितना जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर गई। तो आप देख सकते हैं कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है उसमें बर्ड्स की स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में इंक्रीज करते जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाएगी। और ये क्यों होता है? रिड्यूस क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर लो होता है और सीजन की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट पैटर्न इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो एलेक्जेंडर वोल्ड हम्बलडोर्फ
इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर आप एक रीजन में देखेंगे, विद इन अ रीजन, अगर आप एक रीजन में देखेंगे तो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती रहती है व्हेन एक्सप्लोर्ड एरिया इज इंक्रीज्ड। जितना एरिया होगा, जिस भी एरिया में आप बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं, उस एरिया में विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस तभी इंक्रीज होती है अगर वो एक्सप्लोर्ड एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। जिस एरिया में आप स्टडी कर रहे हैं, अगर वो एरिया इंक्रीज हो गया तो जो स्पीशीज रिचनेस है वो भी साथ साथ में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट इट इज़ ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज आप करते जाओगे तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक लिमिट तक होता है जिसमें स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी। जितना एक्सप्लोर एरिया आप बढ़ाते जाओगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, बट उसकी कोई लिमिट होती है। ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया गिव्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब भी कभी आप स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो आपको क्या देगा, एक हाइपरबोला देगा। ठीक है, दिस इज द हाइपरबोला। ओके, लेकिन अगर आप इसी रिलेशन को लॉगरिदमिक स्केल के बेसिस पे बनाओगे, मींस लॉग के बेसिस पे बनाओगे, तो ये रिलेशनशिप आपको क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन। और इसकी इक्वेशन क्या बनती है, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ये एस का क्या मतलब है, एस का मतलब है कितनी स्पीशीज रिचनेस है, सी मीन्स वाई इंटरसेप्ट, जो वाई एक्सिस की वैल्यूज होंगी वो, जेड का मतलब होता है स्लोप ऑफ रिग्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ए का मीन्स है एरिया। ठीक है, कितना एरिया दिया होगा, स्पीशीज रिचनेस कितनी होगी, वाई इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू होगी, एंड जेड इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप मेजर करते हो कि एक एरिया में स्पीशीज रिचनेस कितनी ज़्यादा है। मीन्स आप स्पीशीज और एरिया दोनों के रिलेशनशिप को इस जेड की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली z की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 एंड 0.2, इसी के बीच में z की वैल्यू नॉर्मली रहती है। लेकिन जैसे जो बड़े एरियाज होते हैं, वेरी लार्ज एरियाज जैसे कॉन्टिनेंट्स, तो उसमें जो z की वैल्यू होगी वो 0.6 से 1.2 या उन दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो z इज़ दी स्लोप ऑफ रिग्रेशन और इसकी वैल्यू इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 एंड 0.2 फॉर नॉर्मल केसेस। लेकिन अगर बड़े एरियाज में आपको स्पीशीज़ और एरिया का रिलेशनशिप निकालना होगा तो उसमें z की वैल्यू 0.6 एंड 1.2 होगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, सबसे बड़ा कॉज ऑफ लॉस क्या है, इट इज़ द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है टोटल एलिमिनेशन, मीन्स टोटली खत्म हो जाना, और डाइंग आउट स्पीशीज फ्रॉम अर्थ, या तो अर्थ से स्पीशीज पूरी तरह से मर जाए, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, पूरी अर्थ से एक स्पीशीज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है या तो टोटली एलिमिनेट ही हो गया है, उसी को आप क्या बोलते हो, एक्सटिंक्शन। ठीक है, इस एक्सटिंक्शन से होता क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। दूसरा, हमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस स्पीशीज से मिल सकती थी उसका कंप्लीट लॉस। जब स्पीशीज चला गया तो उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी, कंप्लीट लॉस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्पेशन। एक्सटर्पेशन एक्चुअली एक्सटिंक्शन से डिफरेंट है। नॉर्मली इसको, इन दोनों टर्म्स को बहुत ही बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में ले लेते हैं, बट एक्सटर्पेशन इज समथिंग डिफरेंट। एक्सटर्पेशन क्या होता है, डिसअपेयरेंस ऑफ अ लोकल पॉपुलेशन। किसी एरिया में एक लोकल पॉपुलेशन होगी, वो अचानक से गायब हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है या वो टोटली मर चुकी है या टोटली एलिमिनेट हो गई है। नो, मे बी वो माइग्रेट कर चुकी हो, मे बी वो मतलब उसको सीजन ना हो या कुछ भी, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, बट एक्सटर्पेशन का मतलब होता है डिसअपेयर होना, नॉट एक्सटिंक्ट होना। तो एक्सटिंक्शन और एक्सटर्पेशन में प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है टोटल एलिमिनेशन या डाइंग आउट स्पीशीज फ्रॉम अर्थ। अर्थ से सारी की सारी स्पीशीज जो है या कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो ख़त्म हो चुकी है या टोटली मर चुकी है। लेकिन एक्सटर्पेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कोई लोकल पॉपुलेशन थी, वो डिसअपेयर हो गई है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई है। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप अपने माइंड में इसे रखिएगा कि व्हाट आर दी लाइक रीजंस
कि जिससे एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती है, मतलब कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिससे स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो कुछ रीजंस हैं, जैसे पहला है लार्ज बॉडी साइज़। अगर बॉडी साइज़ ज़्यादा बड़ा हो, जैसे एलिफेंट, राइनोसॉर्स, तो ऐसे स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादातर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन साइज़ अगर छोटा होगा तो भी ये रीज़न है कि जो स्पीशीज़ हैं दे आर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, स्पीशीज़ के बीच में अगर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम है, मतलब वो अगर रिप्रोडक्शन ज़्यादा फास्ट रेट पे या एक मॉडरेट रेट पे नहीं कर पा रहे हैं, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल लो है, तो उससे भी जो स्पीशीज़ है इट कैन बी प्रोन टू एक्सटिंक्शन। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट और हैबिटेट, किसी एक स्पीशीज़ का जो माइग्रेटरी रूट है, फॉर एग्जांपल अगर वो एक ओशन से दूसरे ओशन में जा रहा है, जो भी एक उसका फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट है और उसका हैबिटेट भी फिक्स्ड है, तो वहाँ पे उस स्पीशीज़ को ज़्यादा खतरा है, मे बी वहाँ हंटिंग उसकी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसका माइग्रेटरी रूट फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज करता है, या उसकी हंटिंग ज़्यादा हो सकती है, या उसको वहाँ पे खतरा हो सकता है क्योंकि वेरिएशंस नहीं है। वो एकदम अगर उस हैबिटेट में कुछ भी चेंज आ जाएगा तो वो इतना अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा कि वो वहाँ सर्वाइव कर सके। तो फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट और हैबिटेट कैन बी द रीज़न फॉर अ स्पीशीज़ विच मेक्स इट प्रोन टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज नैरो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। अगर तो एक स्पीशीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो बहुत छोटी है, वो ज़्यादा एरियाज़ में फैला हुआ नहीं है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि एक स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो सके। देन लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, अगर तो स्पीशीज़ में जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ही नहीं, लाइक अगर उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ही नहीं है, अगर स्पीशीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में है और उसमें कुछ वेरिएशंस नहीं है सो दैट कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके, अगर उसमें लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी है तो इट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि जिससे एक स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्शन के प्रोन हो सकती है। प्रोन मीन्स जिस पे ज़्यादा खतरा हो, ससेप्टेबल प्रोन इसका मतलब होता है जिस पे खतरा हो, कुछ ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर खतरा बनता है या जो हो सकती हैं शिकार किसका, एक्सटिंक्शन का। ओके, तो दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। एक्सटिंक्शन कितने टाइप्स की होती हैं? एक्सटिंक्शन 3 टाइप्स की हैं। सबसे पहला है नेचुरल, नंबर सेकंड इज मास एंड नंबर थर्ड इज एंथ्रोपोजेनिक। ओके, सबसे पहला आता है आपका नेचुरल, और इसको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। नेचुरल एक्सटिंक्शन का मतलब है कि जब भी कभी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस में कोई चेंज आएगा, तो साथ साथ में उसी हिसाब से स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट होंगे, या स्पीशीज़ में कुछ चेंजेस आएंगे, उनकी एक्सटिंक्शंस इस एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ही बेस्ड होगी। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस में कोई चेंज आएगा उससे ही पता चलेगा कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होंगे या नहीं होंगे। ओके, अब नेचुरल एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ जो है एनवायरमेंटल कंडीशन की चेंज होने की वजह से डिसअपेयर हो जाते हैं, तो उनकी जगह कौन आ जाता है, मोर अडेप्टिव स्पीशीज़। मतलब अगर कभी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाए और उस कंडीशन में जो पुराने स्पीशीज़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनकी जगह कोई ऐसे स्पीशीज़ आ जाएंगे जो ज़्यादा अडेप्टिव होंगे, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, पुराने स्पीशीज़ डिसअपेयर हो जाएंगे और नए स्पीशीज़ उनकी जगह ले लेंगे। तो इस टाइप के एक्सटिंक्शन को आप क्या बोलते हो, नेचुरल एक्सटिंक्शन या बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मास एक्सटिंक्शन। तो मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, वाइड स्प्रेड, मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। नॉर्मली इसको आप और क्या बोलते हो, ग्लोबल एक्सटिंक्शन। मतलब ये जो एक्सटिंक्शन है ये ग्लोबल लेवल पे होती है, मतलब मे बी अर्थ के ऑलमोस्ट किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में से ही स्पीशीज़ जो है वो पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट हो सकती है, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेजर ग्रुप्स जो होते हैं स्पीशीज़ के, कुछ मेजर ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स जो होते हैं स्पीशीज़ के, दे आर वाइप्ड आउट, वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। बहुत ही कम टाइम में एक मेजर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जो है वो वाइप आउट हो जाता है, वो टोटली ख़त्म हो जाता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय में। इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, मास एक्सटिंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे पहले एग्जांपल जैसे डायनासोर्स। डायनासोर्स की तो अब कोई भी स्पीशीज़ है नहीं, ठीक है। डायनासोर्स जो थे वो वाइप आउट हो गए, वो बहुत ही मेजर ग्रुप थे स्पीशीज़ के, तो अर्थ से वो बहुत ही मतलब इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो डिसअपेयर हो गए। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है वूली मैमॉथ,
और जाइंट स्लॉथ, ये पेलिस्टोसीन पीरियड के टाइम के स्पीशीज़ हैं। तो मतलब पेलिस्टोसीन कौन सा पीरियड है जिसको आप क्या बोलते हो, आइस एज। जो आइस एज है, आइस एज में दो जैसे ये बड़े बड़े स्पीशीज़ थे जैसे वूली मैमॉथ और जाइंट स्लॉथ, ये भी डिसअपेयर हो चुके हैं। इनकी सारी की सारी स्पीशीज़ ही डिसअपेयर हो गई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वूली मैमॉथ की कौन सी एक्सटिंक्शन हुई है, मास एक्सटिंक्शन हुई है। ये कम से कम 2.6 मिलियन ईयर अगो मतलब पुराना है ये, मिलियन ईयर अगो, MYA, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो जैसे वूली मैमॉथ, जाइंट स्लॉथ, ये पेलिस्टोसीन पीरियड के हैं, आइस एज पीरियड के हैं। 2.6 मिलियन ईयर्स अगो ये पहले वाइप आउट हो चुके हैं। तो इस एक्सटिंक्शन को आप क्या बोलते हो, मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब मास एक्सटिंक्शन को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज केटी बाउंड्री एक्सटिंक्शन। अब ये केटी बाउंड्री एक्सटिंक्शन है क्या, बेसिकली ये एक एक्सटिंक्शन पीरियड था, दैट इज क्रिटेशियस पेलोजीन एक्सटिंक्शन। ये जो एक्सटिंक्शन हुई थी ये कम से कम हुई थी 66 मिलियन ईयर अगो पहले। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, इसमें सडन एक्सटिंक्शन हो गई थी, वो भी मास, सडन मास एक्सटिंक्शन हो गई थी। किसकी, कम से कम 3/4 ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, पूरी अर्थ के 3/4 में जितने भी एनिमल और प्लांट स्पीशीज थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, और वो भी एक सडन एक्सटिंक्शन था। तभी इस टाइप के एक्सटिंक्शन को, जो मास एक्सटिंक्शंस होती हैं, जो वाइड स्प्रेड या ग्लोबल एक्सटिंक्शंस होती हैं जिसमें मेजर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जो है वो वाइप आउट हो जाए, उनको आप और क्या बोलते हो, केटी बाउंड्री एक्सटिंक्शन। ये केटी बाउंड्री का मतलब ही है द क्रिटेशियस पेलोजीन एक्सटिंक्शन। ओके, देन नेक्स्ट आपका है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। इसको और क्या बोलते हो आप, मैन मेड एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब ये जितनी भी एक्सटिंक्शन है ये किसके थ्रू हो रही है, ह्यूमन बींग्स के थ्रू, मैन के थ्रू। ठीक है, तो मैन ऐसी क्या क्या चीज़ें कर रहा है जिससे स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहा है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो ओवर यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से स्पीशीज़ के लिए रिसोर्सेज बच नहीं रहे हैं और वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। हंटिंग, एक्सेसिव हंटिंग कर रहा है मैन, तो उसकी वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, अपनी सेटलमेंट्स कर रहा है, जैसे अपने मकान वगैरह बनाएगा या कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएगा, तो लार्ज एरिया जो फॉरेस्ट का एरिया है या जो भी जहाँ पे भी स्पीशीज़ का हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है वो अपनी सेटलमेंट के लिए, तो जिसकी वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़, एक्जॉटिक स्पीशीज़ क्या होता है, कोई भी फॉरेन स्पीशीज़ या एलियन स्पीशीज़ जो वो अपने नेटिव नहीं होगी, खुद की कंट्री की स्पीशीज़ नहीं होगी, फॉरेन की कोई स्पीशीज़ होगी। तो जब भी कभी आप एक्जॉटिक स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हो तो जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ होती है ना, उसके और फॉरेन स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्जॉटिक जो नेटिव स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है और उसकी सारी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि अगर आप एक्जॉटिक स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो उससे हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डोडो, ये मॉरिशस की है डोडो बर्ड, ये मॉरिशस की थी, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। देन स्टेला सी काउ, ये रशिया की थी, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंड 3 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर, टाइगर स्पीशीज़ जो है दैट इज़ पैंथेरा टिग्रिस, इसकी आगे और सब स्पीशीज़ थी, जैसे कौन कौन सी, बाली, जावन एंड कैस्पियन। ये तीनों सब स्पीशीज़ जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं टाइगर की। ओके, तो ये किस वजह से हुई है, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन की वजह से, मैन मेड एक्सटिंक्शन की वजह से, जो मैन ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन करके, सेटलमेंट्स करके, बाहर फॉरेन की स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करके हमारी खुद की नेटिव स्पीशीज़ को क्या कर दिया हुआ है, एक्सटिंक्ट करवा दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल है जैसे डोडो, स्टेला सी काउ, या जैसे 3 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर, बाली, जवन एंड कैस्पियन, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स कॉजिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो फैक्टर्स हैं, नंबर फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेजन्स, को एक्सटिंक्शंस एंड सम अदर कॉजेज। ये जो पहले 4 रीजंस हैं ना, ये जो पहले 4 फैक्टर्स हैं, इनका एक नाम दिया गया है द ईवल क्वार्टेट, 4 शैतान, क्योंकि यही 4 मेन फैक्टर्स हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। द मेन 4 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए इनका नाम क्या दिया हुआ है, द ईवल क्वार्टेट। ओके, सबसे पहला आता है हैबिटेट लॉस।
तो हैबिटेट लॉस का मेन रीज़न क्या है? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, टाउन्स, सिटीज़। मीन्स जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाए जा रहे हैं, उसको एक्सपैंड किए जा रहे हैं। अब पॉपुलेशन एक्सपैंड अगर हो रही है, मतलब लोग अगर बढ़ रहे हैं, तो उनके रहने की जगह भी चाहिए। रहने की जगह के लिए क्या बनानी पड़ेंगी? टाउन्स एंड सिटीज़ बनानी पड़ेंगी। टाउन्स एंड सिटीज़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड, उसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल। तो जो हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है, जो हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो बेसिकली हैबिटेट किसका है? वो एक स्पीशीज़ का हैबिटेट है, एनिमल्स का हैबिटेट है, प्लांट्स का हैबिटेट है। हम वही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम अपनी पॉपुलेशन को एक्सपैंड करने के लिए एक स्पीशीज़ का हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जब किसी स्पीशीज़ का हैबिटेट का लॉस हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो स्पीशीज़ किस पे आ जाएगा? एक्सटिंक्शन पे आ जाएगा। ठीक है। और हैबिटेट लॉस में और क्या रीज़न है? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। अब हमें इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करनी होती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए वी रिक्वायर लार्ज एरिया, हमें बहुत ही बड़ा एरिया ऑफ लैंड चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली जहाँ जो लैंड हम लेंगे वहाँ पे कोई ना कोई स्पीशीज़ तो रहती होगी। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? उस स्पीशीज़ का हैबिटेट का लॉस करवा रहे हैं। ठीक है। अब इन सब चीज़ों से, पॉपुलेशन एक्सपैंड होने से या इंडस्ट्रियल एरियाज़ के डेवलप होने से क्या होता है? इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। जो स्पीशीज़ का हैबिटेट है उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो और ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है, दिस इज़ द फर्स्ट और प्राइमरी कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस का सबसे पहला और प्राइमरी मेन कॉज है हैबिटेट लॉस। जब स्पीशीज़ के रहने की जगह ही ख़त्म हो गई, जब स्पीशीज़ के रहने का हैबिटेट का लॉस हो गया, तो ऑटोमेटिकली एक स्पीशीज़ किस पे आ जाएगी? एक्सटिंक्शन पे आ जाएगी। ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन? मीन्स पार्ट्स में। ओके। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या है? ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हैबिटेट। एक बड़े हैबिटेट को तोड़ दिया जाता है इनटू स्मॉलर पैचेस। ओके। एक बड़े हैबिटेट को हमने क्या किया हुआ है? छोटे छोटे पैचेस में तोड़ दिया हुआ है। क्यों ब्रेक किया है उसे छोटे पैचेस में? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर बॉडी, या जो भी हमें चेंजेस लानी हो, चाहे हमें इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी हो, सिटी इस्टेब्लिश करनी हो, पॉपुलेशन को एक्सपैंड करना हो, तो हमने क्या किया? एक बड़े हैबिटेट को, लार्ज एरिया ऑफ हैबिटेट को छोटे छोटे स्मॉलर पैचेस में डिवाइड कर दिया हुआ है। इस डिवीजन की वजह से क्या होता है? रिडक्शन इन स्पीशीज़। क्योंकि एक हैबिटेट का अगर इतना एरिया, एक स्पीशीज़ का अगर इतना बड़ा हैबिटेट है, अगर एक स्पीशीज़ का हैबिटेट इतना बड़ा है, हमने उसके हैबिटेट में पैचेस बना दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट लैंड है, सपोज करिए ये पूरी फॉरेस्ट लैंड है। हमने इस फॉरेस्ट लैंड में क्या कर दिया? पैचेस बना दिए। हमने जैसे सपोज ये वाला पोर्शन जो है ये क्रॉप्स के लिए बना दिया, ये वाला पोर्शन जो है ये हमने अर्बन एरिया बना दिया, यहाँ पे हमने सिटीज़ वगैरह, यहाँ पे छोटे छोटे मकान बना दिए, अर्बन एरिया बना दिया। सपोज़ करिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमने प्लांटेशन कर दी, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह उगा दिए, तो बचा कितना? ये पोर्शन। तो ऑब्वियसली जो ये पूरा फॉरेस्ट का हैबिटेट था, इसके छोटे छोटे पैचेस बनाने की वजह से कितना छोटा पैच रह गया। तो यू थिंक कि इस छोटे पैच में स्पीशीज सर्वाइव कर सकती है? नो। पैचेस में डिवाइड करने की वजह से, किसी भी हैबिटेट को पैचेस में ब्रेक करने की वजह से देयर इज़ अ रिडक्शन इन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी में रिडक्शन आ जाता है, और द रिडक्शन इन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इन स्मॉल पैचेस इज कॉल्ड इंसुलराइजेशन। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलराइजेशन। मीन्स कि हमने क्या किया? हमने एक बड़े हैबिटेट को स्मॉलर पैचेस में डिवाइड किया, जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में रिडक्शन आ गया। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इंसुलराइजेशन। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम पैचेस में डिवाइड करते हैं ना, स्टार्टिंग में इस छोटे से एरिया में इंक्रीज होगा उस पॉपुलेशन का, थोड़ा थोड़ा करके उस स्पीशीज़ का नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो डिक्रीज हो जाएगा। इनिशियली देयर मे बी एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज़। स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज आएगा उस छोटे पैच में, बट अल्टीमेटली इट डिक्रीजेस। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? वो स्पीशीज़ का नंबर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और इस डिक्रीज को आप क्या बोलते हो? रिलैक्सेशन। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? अल्टीमेटली रिलैक्सेशन। ठीक है। अब इस फ्रेगमेंटेशन से होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन करता क्या है? देखिए, ये आपका पूरा हैबिटेट था फॉरेस्ट एरिया का,
ये पूरा इसका कोर एरिया था। ये सारा कौन सा एरिया है? कोर एरिया, द मेन पोर्शन, कोर पोर्शन। अब पैचेस में डिवाइड करने की वजह से कोर एरिया रिड्यूस हो जाता है और बढ़ता क्या है? एज एरिया। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है? कोर एरिया रिड्यूस हो जाता है और जो एजेस का एरिया होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एज एरिया तो इंक्रीज होता है, लेकिन कोर एरिया डिक्रीज होने की वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या आ जाता है? रिडक्शन। तो हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन इज द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर सेकंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इस ओवर वर्ड से आपको पता चल रहा है जो भी यूसेज हो रहा है वो एक्सेस में हो रहा है। ओके, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? यूसेज ऑफ रिसोर्सेज का यूज करना, लेकिन किस तरह से यूज करना? बियॉन्ड देयर डिग्री ऑफ रिन्यूएबिलिटी। मीन्स वो रिसोर्सेज दोबारा से बन ही नहीं सकते, उनके रिन्यूएबिलिटी के लिमिट से बियॉन्ड हम यूज कर रहे हैं, हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से हम अपनी स्पीशीज को क्या कर रहे हैं? वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। हम अपनी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की तरफ ला रहे हैं। हमने क्या किया? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। हमने रिसोर्सेज का उसकी लिमिट से ज़्यादा यूसेज कर लिया कि वो दोबारा से रिन्यू ही नहीं हो सकती है। अब जब वो दोबारा से रिन्यू ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली स्पीशीज किसकी तरफ जाते जाएंगे? एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगे। ओके, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या होता है? ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, स्पीशीज़ और स्पीशीज़ के बीच में लड़ाई हो जाएगी और ऑटोमेटिकली स्पीशीज़ किसके पास आ जाएगी? एक्सटिंक्शन के पास। ओके।